तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Hello friends, I welcome you all to the first lecture of Foundation course Business Laws. So कुछ नया सीखोगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, और CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। सो नज़रिया बदल गया है, ग्लोबल प्रोफेशनल बनना है आपको। क्या रेडी हो आप? डिसर्निंग स्टूडेंट्स, सो फोकस है, यू हैव टू बी डिसर्निंग और डिजर्विंग। लॉ क्यों पढ़ते हैं? वाई शुड वी नो द लॉ और वाई डू वी स्टडी लॉ? इसका आंसर एक छोटे से पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट ने दे रखा, बहुत अच्छे से दे रखा, लैंग्वेज बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर है। आई एम गोइंग टू बोरो द लैंग्वेज ऑफ द CA इंस्टीट्यूट। आप भी इस लैंग्वेज को बोरो कर लीजिए। सो लिखने के लिए कई बार ऐसा होता है, हम समझ तो जाते हैं अपने मदर टंग में, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, आपको लग रहा है कि जो आंसर आप लिख कर आए हो एकदम परफेक्ट लिख कर आए हो। एग्जामिनर जो देख रहा है उसे संतुष्टि नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इशू रहता है, मार्क्स कम मिलते हैं। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि लैंग्वेज को हम इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, जिससे कोई भी फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आने का चांस रहेगा ही नहीं। सो वाई वी स्टडी लॉ? लॉ रेगुलेट करता है दोस्त। विदाउट लॉज देयर वुड बी कियोस एंड देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स। मगर उसका सोल्यूशन कहाँ मिलता है? सोल्यूशन मिलता है लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस वर्ल्ड में जब दो पार्टी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दोनों पार्टियों के पास कुछ राइट और ड्यूटी बनता है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आगे, ये इंपॉर्टेंट था। एक और चीज को आप हाईलाइट कर लीजिए प्लीज। पार्टीज मे क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्व्स। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये मोबाइल फोन मैं आपको 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं और आप खरीदने के लिए रेडी हो, तो क्या नहीं आपको लगता कि मेरा ड्यूटी बन गया है कि ये मोबाइल फोन आपको दूं? ये नहीं कि किसी और को 55,000 में दे दूं। मेरा ड्यूटी बन गया है कि आपसे मैंने सौदा कर लिया है, 50,000 रुपये में मैं आपको ये मोबाइल फोन दे दूंगा। 50,000 में, 75,000 का फोन है, 50,000 में मैंने सौदा कर लिया है। और आपका भी ड्यूटी बन गया है दोस्त 50,000 रुपया मुझे देने का। आपका जो ड्यूटी बना 50,000 मुझे देने का, लेने का जो 50,000 रुपया है वो मेरा राइट है। तो ये आपस में हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज को बना लेते हैं, आपस में तय करते हैं। मगर अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013, और मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, राइट्स ऑफ द डायरेक्टर दिया गया है कंपनीज एक्ट में। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। An agreement enforceable by law। अग्रीमेंट क्या है ये तो हम दोनों को पता है। जैसे कि हम अपने दोस्त को कहें कि भाई आज शाम को 5 बजे ये मूवी देखने चलना है अपने दोनों को, और उसके बाद भाई तेरा बर्थडे का डिनर पेंडिंग है, तुम्हें डिनर पार्टी देना है, और हाँ हाँ यार एकदम बिल्कुल 4:30 बजे आइनॉक्स के बॉक्स ऑफिस में मिलेंगे हम लोग। हमेशा की तरह वो फिर नहीं आया, कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। अब एक बात बताओ, ये अग्रीमेंट उसने तोड़ दिया, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं क्या? एनफोर्सेबल का मतलब क्या? एनफोर्सेबल, एनफोर्स मतलब किसी ऊपर के लेवल पे, आपस से। अगर एक छोटा सा बच्चा अपने को थोड़ी ना कुछ डरा सकता है, मगर देश का कोर्ट वो हमें फोर्स कर सकता है
तो देश का कोर्ट क्या बंसीलाल को कहेगा, अरे भाई बंसल, तुम क्यों अपने दोस्त के साथ बार बार धोखा करते हो, जाओ पार्टी दो इसे। कोर्ट बोलेगा भाई साहब ये आपकी दोस्ती का मामला है, हमें बीच में मत लाइए। तो इसका मतलब ये अग्रीमेंट तो था हमारे बीच में, बट क्या ये अग्रीमेंट कोर्ट बीच में दखल अंदाजी करेगा? कोर्ट बोलेगा दोस्ती है, आप समझिए, हम नहीं आएंगे। उसी प्रकार से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी काफी प्रोमिसेस होता है। कोर्ट बोलता है भाई साहब हस्बैंड एंड वाइफ, नो नो आप समझिए। सो कहने का मतलब है कि अग्रीमेंट आप समझ चुके हो। एनफोर्सेबल तभी होगा जब वो ऐसा अग्रीमेंट हो जहां कोर्ट रेडी हो। जैसे कि मैंने अग्री किया था कि मैं किसी को 25,000 रुपया सैलरी दूंगा और मैं 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहा हूं। अब सामने वाला कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट देखिए मेरे बॉस ने अग्री किया था कि 25,000 रुपया सैलरी देंगे, वो सैलरी नहीं दे रहे। कोर्ट बोलेगा अच्छा योर बॉस इज डूइंग अनफेयर थिंग्स विथ यू, रुको बुला के लाओ उसे, या कोर्ट एक डायरेक्शन देगा। अब कोर्ट का बात को अगर मैं नहीं मानूं तो कोर्ट मेरे ऊपर सजा दे सकता है, पेनल्टी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं डर जाऊंगा, मैं घबरा जाऊंगा, अरे भाई कोर्ट तक क्यों पहुंच गई, मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा ये अग्रीमेंट वैसा अग्रीमेंट हो जिसे हम एनफोर्सेबल करा सके लॉ से। मैंने अपने दोस्त बंसीलाल को कहा, भाई बंसल आज शाम को तुम मुझे पिक्चर दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे? तो क्या आपको नहीं लगता है मैं अगर ये कहूं कि मैंने अपने दोस्त बंसल को प्रपोज किया, आई प्रपोज्ड हिम कि भाई मूवी दिखाना है तुम्हें, और बंसीलाल ने बोला ओके यस, अरे भाई एकदम चलेंगे, यस ही अग्रीड, ही एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बंसीलाल तुमने मुझे प्रॉमिस किया है मेरे दोस्त, इस बार प्रॉमिस मत तोड़ना, मैंने प्रपोज किया, बंसीलाल ने एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया प्रॉमिस। ये मोबाइल फोन जो 75,000 रुपया का कल मैंने नया मुझे गिफ्ट मिला था, बट मैं गरीब आदमी हूं, मैं 75,000 रुपया का फोन लेकर क्या करूंगा? मुझे तो कोई अगर पैसे दे देता ना तो मजा आ जाता। अब मैं इसे बेचना चाहता हूं। जब मैं कहा कि ये फोन मैं देना चाहता हूं 60,000 में, ये मेरे तरफ से था प्रपोजल। आशीष ने इस प्रपोजल को किया एक्सेप्ट। जैसे ही आशीष ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, आपस में हम दोनों ने तय कर लिया, कुछ म्यूचुअल प्रॉमिस कर दिया एक दूसरे को। हमने प्रॉमिस कर दिया, जैसे मैंने क्या प्रॉमिस किया, मैंने ये प्रॉमिस किया कि आशीष ये फोन मैं तुम्हें दूंगा, और आशीष ने मुझे प्रॉमिस किया मैं 60,000 रुपए दूंगा। सिंपल सी तो बात है, ये आपस में हमने अग्री कर लिया। तो अग्रीमेंट से पहले क्या आया? अग्रीमेंट के से पहले आया प्रपोजल। जैसे ही प्रपोजल उसने एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। तो आपस में म्यूचुअल प्रॉमिस जो है, एक दूसरे को हमने वादा दे दिया, और जैसे ही हमने एक दूसरे को वादा किया, क्या हम दोनों ने आपस में कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तैयार किया? आशीष का राइट है मेरे फोन पर, और आशीष का ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी क्या है? आशीष का ऑब्लिगेशन है 60,000 रुपये देने का, करेक्ट। मेरा राइट है 60,000 रुपया मिलने का, मेरा ऑब्लिगेशन है ये फोन देने का। राइट्स एंड ड्यूटीज हमने आपस में तय कर लिया है, और कल को वादा तोड़ दूं, अग्रीमेंट तोड़ दूं, तो क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है? हमारा इंटेंशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये वादा तोड़े तो हम लीगल हेल्प लेने से पीछे नहीं हटेंगे, हम एनफोर्स करा लेंगे। ऑफ कोर्स ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट को डिटेल में समझते हैं, समझ चुके हो? सिर्फ एग्जाम में आपको अगर लिखना पड़ेगा दोस्त, तो लिखने का जो लैंग्वेज अपने को चाहिए, लैंग्वेज को हम बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, समझने का काम आपने कर चुका है, बस लैंग्वेज। द टर्म अग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट, सेक्शंस अगर आपको याद नहीं भी हो तो कोई दरकार नहीं है कोट करने का, गलत सेक्शन कभी कोट मत करना। इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर,
एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। मैंने एक ही वादा किया था कि मैं ये फोन दूंगा। अगर मैंने फोन के साथ वादा किया था कि ये फोन का कवर भी दूंगा तो सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया। 60,000 में मैंने 2 वादा किया था, राइट? तो प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन है ना, मेरा प्रॉमिस है फोन और कवर देने का, तुम्हारा प्रॉमिस है 60,000 रुपए देने का। तो ये आपस में जब हमने वादा कर दिया तो हो गया ना अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट इज द टर्म अग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Promise क्या है? When the person to whom the proposal is made, मैंने proposal किसे दिया था? मैंने proposal दिया था आशीष को। तो when the person to whom मतलब आशीष को proposal दिया था मैंने, signifies his assent. Assent मतलब yes, आशीष को मैंने proposal दिया था कि भाई साहब ये फोन 60,000 में खरीदोगे। उसने कहा हां। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। हां मतलब ये एक्सेप्टेड। देखो ये सिंपल सा चीज आपको लिखना है। अब ये नहीं लिखोगे आप, एक्सेप्टेड वर्ड भूल जाओगे, सिग्निफाइज इज एसेंट भूल जाओगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे दोस्त। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल, मेरा प्रपोजल अब एक्सेप्ट हो गया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। ये प्रॉमिस जो बता रहा है, अब मैंने वादा कर दिया। जब आप किसी को वादा कर दे रहे हो, वादा से पीछे कैसे हट सकते हो आप? वादा मत करो। या मैंने प्रपोजल दिया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भाई ये फोन मेरा है आज तक। कल के दिन मेरे पास कोई प्रपोजल आए, मेरे पास आज मैंने प्रपोजल दिया 60,000 रुपए का, ऐसा हो सकता ना आज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज का दिन मेरे तरफ से किसी को भी वादा नहीं गया। कल का दिन मेरे पास प्रपोजल आता है, सर कल जो आप ये फोन 60,000 में बेच रहे थे, क्या आप बेचोगे आज? और मैं कहता हूं नहीं, मेरी वाइफ बहुत गुस्सा कर रही थी, नहीं बेच सकता 60,000 में। मेरी वाइफ ने कहा है मुझसे अगर बेचना है तो कम से कम 70,000 में बेचना, क्योंकि ये 80,000 का ब्रांड न्यू फोन है। भाई साहब 70,000 में अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो आप। अब सिचुएशन देखो क्या है। मेरे पास जो प्रपोजल आया कि सर क्या आप 60,000 में बेचोगे, मैंने उस प्रपोजल को क्या एक्सेप्ट किया? मैंने तो रिजेक्ट कर दिया। तो क्या कहीं पर भी किसी ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया? नहीं दिया। उसका प्रपोजल था 60,000 में बेचोगे क्या? मैंने कहा नहीं बेचना। मैंने कहा कि भाई मेरी वाइफ ने कहा है 70,000 के नीचे नहीं बेचना है, अब मैं 70,000 में बेचना चाहता हूं। मेरा बात चल रहा है वरुण के साथ। वरुण ने कहा सर 70,000 में मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो वरुण ने नेक्स्ट डे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। 70,000 में जैसे वरुण ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, बन गया प्रॉमिस। आपस में एक दूसरे का प्रॉमिस, वही चीज रिपीट। Thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and that other party gives his acceptance thereto. Acceptance thereto मतलब उसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गया। Of course, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, of course for mutual consideration। ये जो एक्सेप्टेंस देयर टू, ये देयर टू वर्ड जो है, ये जो मैंने एक्सेप्ट किया उस प्रपोजल को, ऑफ कोर्स यस, आई विल बाय दिस फोन फॉर 60,000 रुपीज। मजा आ गया ना यार, 60,000 में मुझे मिलेगा ये फोन, मैं जाऊंगा खुश होके। ये 80,000 का फोन 60,000 में मिल गया, तो म्यूचुअल कंसिडरेशन, मैं भी खुश होके जाऊंगा। देखो देखो ये फोन का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं था, 60,000 मिल गया, 60,000 कैश। तो आपस में दोनों पार्टी खुश है। दिस इज व्हाट इट इज। सो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेड। कॉन्ट्रैक्ट अब बताइए क्या है? बेसिकली प्रपोजल था, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस बना, दोनों तरफ में प्रॉमिस हुआ,
अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? बेसिकली दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस दे रहे हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच ऑब्लिगेशंस विच हैज रिजल्टेड फ्रॉम अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हुआ तो उस अग्रीमेंट का रिजल्ट क्या है? ऑब्लिगेशन। अब ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विथ सच लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस। तो बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल ऑब्लिगेशन में ही डील करता है। अब ये एक चीज और बता रहे हैं, सम ऑब्लिगेशंस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर में ये वर्ड आप देखिए, लीगल ऑब्लिगेशन, तो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू में है। फिर ये नीचे देखिए, सम ऑब्लिगेशन, इसमें लीगल वर्ड लिखा हुआ है क्या दोस्त? ऑब्लिगेशन तो है, बट क्या इसमें लीगल वर्ड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, बट ऑब्लिगेशन है। सम ऑब्लिगेशन आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ। एक्सप्लेन, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आपको क्या देना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस को देखते हैं, तो कौन सा ऑब्लिगेशन ऐसा है जो आउटसाइड द परव्यू है? इसका आंसर दोस्त नीचे ही लिखा हुआ है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। सही टाइम पे मुझे वाइफ को पैसे देने पड़ते हैं, वाइफ का डिमांड रहता है, अरे वाइफ का डिमांड, बच्चों का डिमांड, उनका तो अधिकार बन गया, भाई आप हस्बैंड है, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मैं ऑब्लिगेशन में हूं। क्या ये ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं मेरे दोस्त, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये कैसा ऑब्लिगेशन है? स्टेटस ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन मैंने कानूनन नहीं बनाया है। स्टेटस क्या है? आपका स्टेटस है हस्बैंड, अरे भाई अब हस्बैंड बने हो तो बैंड बजवाना होगा। स्टेटस ऑब्लिगेशन है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब ये क्योंकि मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेड प्रपोजल बन गया है, इसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। लिखा हुआ है, मैं दोबारा अपने हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं। अब ये अग्रीमेंट अगर कोई भी पार्टी फेल करता है तो ये लॉ के, कानून के दरवाजा को खटखटाएंगे हम। लीगली एनफोर्सेबिलिटी है तो ये दोस्त कॉन्ट्रैक्ट है। आइए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्त ये दो पॉइंट एकदम इजी है, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तड़का क्या चीज का मारना है? तड़का मारना है अग्रीमेंट में लीगैलिटी का। तो लीगैलिटी का तड़का मारते के साथ नेसेसरली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट्स सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ राइट और दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन करना ही करना है। यहां पर अमिताभ बच्चन साहब को हमने इनविटेशन दिया था कि अमिताभ बच्चन साहब आपको आना है इस प्रोग्राम में, एंड यस ही चार्ज 5 करोड़ रुपीज। बेसिकली जब भी बिजनेस का बात करें हम, बिजनेस में हम अग्रीमेंट शब्द कम यूज करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। तो भाई साहब सीधा सीधी बात है, बिजनेस में पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपने कुछ वादा किया और अगर आप वादा पूरा नहीं करोगे तो नुकसान तो हो जाएगा ना मुझे। हर बिजनेस अग्रीमेंट, क्योंकि वो कोर्ट के पास जाना ही है जाना, अगर आप फेल करोगे तो बेसिकली हर बिजनेस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहला, अग्रीमेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट। आपको याद होगा जब हम प्रपोजल देते थे, सामने वाला कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, वो यस बोलता था, यस। उसने कह दिया यस तो प्रपोजल हो गया एक्सेप्टेड, और अगर प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया तो बन गया अग्रीमेंट, और अगर अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने इस यस के बारे में सोचा? क्या वो यस जोर जबरदस्ती बोला है? सर ऐसा कैसे होगा कि कोई जोर जबरदस्ती यस बोल दे? अरे भाई तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का बंगलो है, 1 करोड़ रुपए का,
और उस 1 करोड़ रुपए के बंगले को बंदूक रख के मैं बोलूंगा ये अग्रीमेंट साइन कर कि तुम मुझे ये बंगलो 20 लाख रुपए में बेच रहे हो, बोल यस, कर एक्सेप्ट। तो वो जो यस आपने जो लिखा है, लिख कर यस बोला है, एकदम बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो क्या वो यस दिल से कहा था? फ्री कंसेंट था आपका, मन से फ्रीली आपने यस कहा था? नहीं दोस्त, नहीं। तो अगर कभी भी फ्रीली यस नहीं कहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। बोला माइनर बच्चा का यस नहीं माना जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे हम। तो बेसिकली कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, यस कौन बोल रहा है, यस कौन बोल रहा है। पहले तो यस जो बोल रहा है वो ठीक से बोल रहा है, सही मन से बोल रहा है, फ्री तरीके से बोल रहा है, और अब बोल कौन रहा है? यस बोलने वाला व्यक्ति जो है, क्या वो कॉन्विक्ट तो नहीं, इनसॉल्वेंट तो नहीं? इनसॉल्वेंट जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, भैया मैं एकदम एक पैसा भी नहीं है, वो कोर्ट में जाके हाथ खड़े कर देता है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो सर इनसॉल्वेंट इंसान जो है, इनसॉल्वेंट आदमी को ऐसा क्यों बोला गया है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? ये जवाब हम आपसे लेंगे या देंगे, मगर बाद में। इतना आप सोचिए। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है जो हम देंगे? ये फोन आशीष मैं तुम्हें दूंगा, बट इस फोन के बदले में मुझे तुमसे एक AK-47 राइफल चाहिए, स्मगल्ड AK-47 स्मगल्ड राइफल। ये क्या कंसिडरेशन लॉफुल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपस में जो अग्री किए हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? सुनो भैया, ये बैंक लूटोगे ना अगर आप, तो कसम से, हनुमान जी की कसम, झूठ नहीं बोलता हूं मैं, ये बैंक बस आप एक बार लूट लो, लूट का माल आधा आधा। अग्रीमेंट कर लिया हमने, बट क्या ये अग्रीमेंट जो हमने किया, एक तो वैसे भी ये एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हो ही नहीं सकता, बट इस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था ये भी गलत है, लीगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये भी दोस्त लंबा चर्चा का विषय है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इस पे कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे अलग से, कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एकदम स्पेसिफिकली कह दिया है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट अगर करोगे तो वॉइड है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो 18 साल के बच्चे का नीचे, तो वो डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉइड है। ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशन है कि कौन कौन से अग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो एकदम वॉइड है, ये भी हमें चर्चा करना है। तो सोचो, कॉन्ट्रैक्ट अभी लग रहा था कि एकदम सिंपल सी बात है, 6 नए पॉइंट्स का डिस्कशन हो गया है। ये सारे पॉइंट कहां थे? एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 2 पार्टी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में मेरे दोस्त। यू कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट अमंग विथ योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था, थोड़ी देर पहले लिख के दिया था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचने का काम करोगे तो उसमें एक बकायदा रजिस्टर्ड डीड बनता है, उसमें स्टैंप ड्यूटी लगता है। तो अलग अलग लेवल पे कहीं भी अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है और आपने नहीं की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे 10 मोबाइल फोन चाहिए, 32 GB वाले चाहिए। एक बात बताओ, क्या सिर्फ इतना बोलने से सर्टेन हो गया क्या?
कौन सा मोबाइल फोन चाहिए भाई? इतना सारा कंपनी, इतना सारा ब्रांड, 32 GB में तो बहुत वेरिएशन है। 32 GB और सिर्फ 10 मोबाइल, इतना बोलने से सर्टन नहीं हो रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तुम बस एक आईफोन मुझे खरीद के दो, मैं उसे 10 आईफोन बना दूंगा और मेरा फीस है 25%। क्या ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है? ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। शिप अमेरिका से निकल चुकी है, अब अमेरिका का एजेंट इंडिया में बैठा हुआ है, वो बोल रहा उस शिप में बहुत अच्छे एयर कंडीशंस है, उस शिप में एसी आ रही है, अमेरिका कंपनी की एसी आ रही है, गर्ग साहब खरीद लो। तो मैं 20 एसी का ऑर्डर दे देता हूं, मगर वो शिप जो है टाइटैनिक की तरह डूब जाता है, वो एसी भी डूब गया। अब ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बनाया, कि कभी भी अब ये पॉसिबल है कि ये परफॉर्मेंस हो पाएगा? नहीं जी, परफॉर्मेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये अगर चांस नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, अब कोई वैल्यू नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये 10 पॉइंट को और डिटेल में डिस्कशन होगा।